नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नैनो क्लास में। दोस्तों, आज अपनी बात करने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। इसके अंदर पिछली वीडियो में अपने परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा था। बोर का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ा था। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, इलेक्ट्रॉनों का तो वितरण किस प्रकार करेंगे। ठीक है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार करेंगे इसके बारे में जानेंगे, और इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो रीट मेन मुख्य परीक्षा है, मेंस को लेकर अपन कर रहे हैं साइंस मैथ के लिए, और साइंस की भी क्लासें आपको मिल रही है। इसके अलावा मैथ की भी क्लासें आपको लगातार मिल रही है। तो आशा करते हैं कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है उसमें से प्रश्न आए, और हमारा टारगेट रहेगा 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 में से 30 क्वेश्चन बने यहाँ से तो अपने पढ़ेंगे। देखिए, चलिए आज का जो टॉपिक अपना रहेगा, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार रहेगा, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके आ सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होता है पहले पढ़ेंगे। बोर बरी स्कीम क्या है, इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखो, इसमें परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम और प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम कहती है। इसमें कौन कौन से नियम हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, 2n⁻²। याद रखना, 2n⁻²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो, कौन सी कक्षा होगी, जैसी कक्षाएं अपने पढ़ेंगे आगे। बोर के मॉडल में अपनी कक्षाएं पढ़ी थी। के कक्षा है, अल कक्षा है, अम है, अन कक्षा है, इस प्रकार की कक्षा होती है, या इसको नाम देते हैं 1 2 3 4, ये कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे कितने रहेंगे, 2n⁻²। इस प्रकार रहेंगे। जैसे जैसे के कक्षा है बराबर 1, इस ठीक है, पहली कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2n। 2 होता है तो n की वैल्यू क्या होती है, कक्षाओं की संख्या कितनी है, 1 है, 1⁻1। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इस प्रकार अगर के अल दिया होता, अल क्या मतलब क्या है, दूसरी कक्षा की बात कर रहा है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपसे पूछ ले तो 2n, ये फॉर्मूला लगा दो। 2n² है, 2 कक्षा 2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 8 होगी। यानी कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस प्रकार ये करना होगा आपको। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, जैसे के कक्षा है, अल है, एम है, अन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी कितनी होगी। देखो, ये कक्षा है, ये नाभिक हो गया, ये लोग, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया यहाँ पर, इसके धनाविष्ट भाग हो गया, इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये के कक्षा है, ये अल कक्षा है, इसके बाद अम आ जाएगी, अन आ जाएगी, इस प्रकार की कक्षा आती रहती है। देखो देखे, 2n⁻²। जैसे के कक्षा है, इसके कितना हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एल कक्षा, इसका मतलब 2, दूसरी कक्षा है तो 2 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एम तीसरी कक्षा है, 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गए। एन क्या है, चौथी कक्षा है, 2 इंटू 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि अम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके अलावा अम की अन के बाद ओ आता है, पी आता है, इस प्रकार की कक्षाएं आपसे संभावित है, क्वेश्चन प्रकार के बन सकते हैं। मेनली क्वेश्चन जो आता है 2n⁻², याद रखना कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 2n⁻², यहाँ से मोस्टली प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। कई बार प्रश्न बना हुआ है ये कि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। याद रखना, डायरेक्ट आप इसको, इसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाते। ठीक है, अलग आगे इस बात करेंगे। अलग कक्षा होते, भीतरी कक्षा होते हैं, इसमें अगर पूरे एक कक्षा में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये अंदर वाला नहीं भर जाता तो इसे से पहले बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते। ठीक है, नहीं आएंगे। ऑक्टेट नंबर क्या होता है, देखो ऑक्टेट नंबर यानी कि इसे समझते हैं, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। परमाणु स्थिरता प्राप्त करने के लिए बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं।
इससे क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट का याद रखना, बाहरी कोष में कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब क्या, ऑक्टेट संख्या हो गया। ये क्यों होता है, यह नियम रासायनिक बंधन में भी लागू होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर रहता है और रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं, यानी कि अधिकतम स्थिरता प्रदान करने के लिए इसके बाहरी कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, याद रखना कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो, इसमें इस प्रकार अपना एक परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, इसके चारों ओर क्या कक्षाएं हैं। देखो इसमें इसमें क्या होता है, कक्षाएं आ गई। कक्षा में के एल एम एन, जैसे अगर नाम दूं मैं, के है, एल है, एम है, एन आ गई। इसके अंदर क्या होंगे, उपकोष होंगे। ये कक्षाएं होगी, कक्षा के अंदर उपकोष होंगे। उपकोष के अंदर कक्ष के अंदर क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। देखो इसमें एस उपकोष है, पी है, डी है और एफ उपकोष है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो, कक्ष होगी। जैसे एस उपकोष के अंदर कितने कक्ष होते हैं, एक कक्ष होता है। पी के अंदर कितना होता है, 3 हो गए। डी के अंदर कितने होंगे, 5 हो गए। और एफ के अंदर 7 हो गए। 1 2, ठीक है। के एल एम एन क्या हो गए, कक्षक हो गए। कक्ष के अंदर उपकोष हो गए, ये उपकोष है, ये उपकोष हो गए, एस है, पी डी एफ, ये उपकोष है। कोष के अंदर कक्षक होते हैं, इस प्रकार के कक्षक बने होते हैं। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से पूछ ले कि पी कक्षक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। ये चक्कर इस प्रकार होता है, एक उल्टा होता है, एक सीधा होता है, ठीक है। ये अपने आगे पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या में पढ़ेंगे, वहाँ से समझ में आएगा आपको ज़्यादा। देखो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। एक कक्षा में कितने आते हैं, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये कक्षा हो गई। इस कक्षा के अंदर उपकोष एसपीडीएफ हो गया। एसपीडीएफ कोष के अंदर कक्षक होते हैं, इस प्रकार कक्षक होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरा जाता है, जैसे एस उपकोष है, एस उपकोष के अंदर कक्षक 1 हो गया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी है, पी के अंदर कितने हो गए, 3 कक्षक हो गए, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। डी के अंदर उपकोष के अंदर 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसी प्रकार अप उपकोष के अंदर 7 क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, इस प्रकार होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट अपन देखते हैं कक्षा क्या होती है। देखो किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह वर्ताकार काल्पनिक पथ है, इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जिसमें ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक काल्पनिक पथ मान लिया, इसके अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसको क्या कह दिया, कक्षा कह दिया। और कक्षक क्या होता है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर वह अंतराल स्पेस, वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की सर्वाधिक अधिकतम क्षमता होती है, कहाँ होती है, कक्षा के होती है, कक्षा के अंदर होती है। तो कक्षा होगी, कक्षा के अंदर क्या होगी, उपकोष होंगे, उपकोष के अंदर कक्षक होंगे, ठीक है। जहाँ पर अंतराल होगा, यानी कि खुला स्थान होगा, वहां पर कक्षक होंगे। कक्षा के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। देखो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जैसे पहले अपने जाना, ठीक है, पिछले में हम देखा था। कक्षक हो गई है, एक कक्षा में कितने आ रहे, 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, याद रखना। यहां से प्रश्न बन सकता है कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखना। और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी अपने देखा। नेक्स्ट देखो ऑफ वो नियम क्या है, ऑफ वो नियम अपने समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो क्या है, परमाणुओं के कक्षकों में ऑफ वो नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, इसके बाद उच्च ऊर्जा कक्षक में भरे जाते हैं। कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम इस प्रकार अपने को दिया होता है। एक क्या कहता है, ऑफ वो नियम कहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसकी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसमें जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा होगी। इस प्रकार ऊर्जा का क्रम बढ़ता जाता है, यानी कि निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ऊर्जा के स्तर के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। देखो इसमें
यहाँ पर देखो पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाता है, 2s के बाद 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चलते हैं देखो, 1s में, 1s में जाने के बाद 2s में जाएगी, ठीक है, 2s में जाने के बाद फिर 2p में, फिर 3s में, यहाँ पर जाने के बाद फिर 3p में, 4s में, फिर यहाँ आने के बाद 3d में, फिर 4p में, 4s में, फिर यहाँ पर जाते हैं 4d, 4p, 6s में, फिर यहाँ से घूमता हुआ 4f है, 5d है, 6p है, 7s है, इसके बाद देखो 5s है, 6d है, 7p, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, याद रखना, ठीक है। एक सर्पिलाकार आकृति बन रही है, 1s है, 2s है, 3p इस प्रकार है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, भरा जाता है, याद रखना। इसमें इसमें ऊर्जा का स्तर अगर देखिए अपने किस प्रकार आता है, देखो पहले 1s में भर दिया इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में भर दिया। ये ऊर्जा का स्तर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से ओफो नियम के अनुसार कौन सा कथन सत्य है या सत्य पूछ सकता है। 1s में भर दिया, फिर 2s में आएगा, फिर देखो यहाँ पर 2p में आएगा, फिर 3s में आएगा, ठीक है, फिर किस में आएगा, 3p में आएगा, 3p के बाद 4s में आएगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है, यानी कि याद रख सकते हो 1 2 2 3 3 4 3 4 4 5 4 6 4 5, इस प्रकार आप याद रखोगे ना थोड़ा हो जाएगा ये। इस प्रकार ये क्रम याद रखना आप, ये क्रम से प्रश्न बन सकता है आपका कि ओफो नियम के अनुसार कौन सा सत्य है। यहाँ पर एक ग्रेटर देन दे दे, लेस देन दे दे, माइनस दे दे, प्लस दे दे, इस प्रकार के प्रश्न बना सकता है अगर बनाना चाहे तो। देखो इसमें जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक संख्या कितनी है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी है, 8 है, और इसका अर्थ है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। हमने पढ़ा था पहले कक्षाओं में, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया परमाणु क्रमांक, यहाँ पर इसका लिखा जाता है परमाणु भार को लिखा जाता है, 8 दूनी 16 जो परमाणु भार होता है, ठीक है। क्यों का दुगना होता है, क्यों दुगने से ज्यादा हो जाता है, क्यों दुगना से थोड़ा बहुत कम हो जाता है, इस प्रकार इसका परमाणु भार होता है। अपन देख रहे हैं परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। ओफो नियम के अनुसार पहले कौन सा आएगा, 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, ये आपने देखा। और 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने कक्षक होते हैं, ये भी आपने जाना। 1s के अंदर कितने होते हैं, 2 कक्षक, एक कक्षक होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। एस आगे, एस कक्षा की कक्षा के अंदर इसके में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और पी कक्षक है, पी कक्षक के अंदर इसके अंदर कितने होते हैं कक्षक, 3 कक्षक होते हैं, तीनों में 6 इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इस प्रकार अपन भर सकते हैं। इसके अंदर देखो ये भरा हुआ है, 1s के अंदर 2 आ गए पूरे पूरे, 2s के अंदर 2 आ गए, फिर कितने बच रहे हैं, 2 दूनी 4 आ गए, 4 आ गए, 4 बच रहे हैं, तो 4 किस में आ जाएंगे, 2p में आ जाएंगे। इस प्रकार देखो अगर बनाने की कोशिश करें अपने, इस प्रकार ये हो गया 1s हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए 2s के अंदर आ गए, फिर आ गए इसके अंदर। देखो उनके नियम अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर इनके अंदर जोड़े बना जाते हैं, ठीक है। ये आ गया 2, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ठीक है। ये तो है ऑफ बो नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का बढ़ता हुआ ऊर्जा स्तर है। परंतु हुंड का नियम जो पढ़ेंगे अपने, पहले जो उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके साथ जोड़े बनाते जाएंगे। जिस प्रकार ये है, पहले इसमें एक एक भरेंगे, फिर इसके साथ एक एक जोड़ा बनाते जाएंगे, ठीक है। आगे वाला नियम देखो आप, इस प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट देखो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, ये क्या बताता है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉन वितरण से संबंधित है। परमाणु को संरचना को बताएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण अपने किस प्रकार करेंगे, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और कैसे भरे जाएंगे, ठीक है। ये कौन बताता है, हुंड का नियम बताएगा। यह नियम बताता है कि जब एक ही ऊर्जा स्तर क्या है, या एक ही कक्षा उपकक्षा में एक से अधिक कक्षाएं होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इन कक्षाओं में एक एक करके भरती हैं, फिर वे जोड़ते जाते हैं। जैसे अपने ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन में पहले 1s आती है, एक कक्षा आ रही है, इसके अंदर चलो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 भर दिया। फिर 2 कक्षा आ रही थी, इसके अंदर भी कक्षक 1 है, तो इसके अंदर 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 अपने पूरे कर दिए। फिर देखो यहाँ से
2p आ रही थी, इसके अंदर कितने हैं 3 कक्षक है, इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अपने पास 4। इसका मतलब ये हो गया, पहले अपने इसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे भी, एक एक इलेक्ट्रॉनों को भर दिया अपने पास, एक एक भरने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक इलेक्ट्रॉन और बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा पहले वाले कक्षक में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जोड़े बनाते हुए चल रहा है। ये बात कौन कहता है, हुंड का नियम कहता है। अधिक कक्षाएं होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले इन कक्षाओं में एक एक करके भरते हैं और फिर जोड़ते जाते हैं, यानी कि पेयरिंग करते जाते हैं। हुंड के नियम के अनुसार मुख्य तथ्य क्या, जब एक उपकक्षा में एक से अधिक कक्षाएं होती हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षाओं में एक एक करके भरे जाते हैं, जिस प्रकार, ठीक है। ऑक्सीजन का दे रखा है 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार भरेंगे अपने। नेक्स्ट देखो इसके अंदर पाउली का अपवर्जन नियम, और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे अपने, जब भी प्रश्नमालाओं की श्रृंखला आएगी ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। केवल इनकी जो व्याख्यात्मक रूप है ये आप याद रखिए कि ओफू नियम क्या कहते हैं, हुंड का नियम क्या कहते हैं, अब पाउली का अपवर्जन नियम आ गया, ये क्या कहेगा, इसके बारे में अपनी कोशिश करेंगे जाने की, ठीक है। जैसे पाउली का अपवर्जन नियम है, ये क्या कहता है यहाँ पर, देखिए पाउली का अपवर्जन नियम, यह नियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में बताता है, और यह कहता है कि एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी समान क्वांटम संख्या नहीं रख सकते। ये याद रखना, यहाँ से ये मोस्ट हो गया इसका पाउली का अपवर्जन नियम। ये क्या कहता है, एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी समान क्वांटम संख्या नहीं रख सकते, इतना याद रखना पाउली का अपवर्जन नियम के ठीक अनुसार। आगे क्या याद रखना है, इसका मतलब है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में निम्नलिखित में से कोई भी 4 क्वांटम संख्या, जैसे N L M S 4 क्वांटम संख्या है, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने, में से एक जैसी नहीं रख सकते, यानी यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में है तो उनकी स्पिन क्वांटम संख्या अलग होनी चाहिए, इनके चक्रीय क्वांटम संख्या उनकी अलग होती है। जैसे अपने भरते हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, कक्षा के अंदर एक इस प्रकार होता है और ये इस प्रकार होता है, ये क्या, इनकी स्पिन संख्या अलग अलग होती है। ये क्या होती है, +1/2 होती है, ये -1/2 होती है, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रही है, समाप्त कर रही है एक तरह से, ठीक है, इस प्रकार अपने देखेंगे। देखो नेक्स्ट देखो, अब देखिए क्वांटम संख्या क्या आती है। आपका जो क्वेश्चन पाउली अपवर्जन से बनेगा तो क्वांटम संख्या के आधार पर ही प्रश्न बनने वाला है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो किस प्रकार बनेगा, क्वांटम संख्या परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में बताती है, ऊर्जा को वर्णित करने के लिए उपयोग की जाती है। ये संख्या परमाणु की कक्षा है, ऑर्बिट, जैसे ऊर्जा स्तर किस प्रकार है, कक्षा का आकार कैसे है, इसकी स्पिन की दिशा किस प्रकार है, किस प्रकार दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है, इसकी दिशा को बताने का कार्य कौन करता है। 4 क्वांटम संख्या होती है, देखो कौन कौन सी है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको अपने क्या लिखते हैं, n से लिखते हैं, ठीक है। द्वितीय क्वांटम संख्या या दिग्वसीय क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं, l से लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, इसको m से लिखते हैं। और स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि सक्रिय क्वांटम संख्या, इसको s से डिनोट करते हैं। अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है और इसकी विशेषता क्या क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। देखो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या n है, यहां से आपको याद क्या रखना है, मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु के ऊर्जा स्तर और कक्षा के आकार को बताता है। प्रश्न तो यहाँ से पहले ये बन जाए, यही बनता है हमेशा, जो क्वेश्चन इससे संबंधित आए हैं यही क्वेश्चन बने हैं। देखो मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के किसकी व्याख्या करता है, ऊर्जा स्तर की और कक्षा के आकार को बताता है। कौन बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या। और इसका मान कितना होता है, 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है, n बराबर 1 2 3 4 अनंत तक जा सकते हैं। या दूसरा कह सकते हैं कि यहाँ पर पूछ लिया जाए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होता है, 1 से लेकर अनंत तक होता है, याद रखना। यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निर्धारित करती है, यानी जितना अधिक n होगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी अधिक होगी, यानी कि n की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी इसका ऊर्जा स्तर जितना ज्यादा होता जाएगा। यह परमाणु की कक्षा की आकार को बताता है, निर्धारित करता है। और जैसे n बढ़ेगा कक्षा का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 होता जाएगा तो उस कक्षा का आकार भी बढ़ता जाएगा और उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। देखो जिसमें अगर n बराबर 1 है इसका मतलब क्या, k स्तर है, k कक्षा पहली कक्षा आ गई। अगर n बराबर 2 है इसका मतलब क्या, l स्तर हो गया, द्वितीय कक्षा आ गई। n बराबर 3 है तो इसका मतलब क्या, m स्तर आ गया, तीसरी कक्षा आ गई। इसका मतलब क्या, इसका आकार बढ़ रहा है, इसकी ऊर्जा भी बढ़ रहा है। इस प्रकार ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है,
पहली k कक्षा होगी, दूसरी अल होगी, तीसरी m होगी। इस प्रकार क्या हो रहा है, इसका आकार बढ़ रहा है, इसके ऊर्जा स्तर भी बढ़ते जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, ये क्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखना, ऊर्जा स्तर और परमाणु कक्षा की आकार को निर्धारित करता है। देखो इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब आती है द्वितीय क्वांटम संख्या या दिग्वसीय क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग कितना है और इसकी आकृति का ज्ञान करवाती है कि इसकी आकृति क्या होगी। इसे ऑर्बिटल क्वांटम संख्या भी कहते हैं। जैसे एल का मान कितना होता है, 0 1 2 3 4 चलता जाएगा, n-1 से तक हो सकता है, यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उससे एक कम होगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें n बराबर 0 है, इसका मतलब क्या, l बराबर 0 हो गया, ये किसको डिनोट करेगा, एस उपकोष को बताएगा। अगर n बराबर 1 है तो n l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और 1 हो जाएगी। 1 है, 0 इसके अंदर शामिल है, 1 है तो 0 और 1 हो गया, यानी कि एस कक्षा बता रहा है 0 और p बताया 1, 1 किसको बता रहा है, p को, s और p उपकोष को बताएगा। n बराबर 2 है, 0 1 2 हो गया, 0 1 2, l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2। यहाँ से पूछ ले कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 है तो दिग्वसीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, याद रखना 2 है तो 0 से स्टार्ट हो, 0 2 तक चलो, 0 1 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, एस पी डी, एस उपकोष है, पी उपकोष है, डी उपकोष को बता रहा है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 है तो 0 से स्टार्ट हो जाओ, 0 1 2 3, कितने हो गए, 4 हो गए ना, 0 1 2 3 हो गए। इसका मतलब क्या है, एस उपकोष है, डी पी उपकोष है, डी उपकोष और अप उपकोष के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार इनको याद रखना। जैसे देखो L बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, s ऑर्बिटल है, पहले वाला 1 नंबर ऑर्बिटल आ गया। इसका आकार किस प्रकार होगा, गोलाकार आकार होता है। L बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है, p ऑर्बिटल हो गया। यहाँ से देखो L बराबर 1 हो गया, एक कौन सा कर रहा है, p उपकोष को बता रहा है, ये देखो p उपकोष है। p ऑर्बिटल का उपकोष का किस प्रकार होता है, ये दोनों दिशाओं में लंबाकार होता है। L बराबर 2 है तो d ऑर्बिटल को बताएगा, L बराबर 3 है तो ये अप ऑर्बिटल को बताएगा। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा याद रखना। जैसे n बराबर 2 है तो 1 बराबर 0, L बराबर 0 s ऑर्बिटल को बताएगा, L बराबर 1 p ऑर्बिटल को बताएगा, यानी कि यहाँ पर 0 1 2 बताया, 2 अगर आया तो ये d ऑर्बिटल को बता देगा। ठीक है, इस प्रकार तो याद रखना है। केवल यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण और आकृति का निर्धारण कौन सी दिग्वसीय क्वांटम संख्या करती है, तो द्वितीय क्वांटम संख्या या दिग्वसीय क्वांटम संख्या जिसको बोला जाता है, ये निर्धारित करती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, आपको दे देगा कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है तो इसके लिए दिग्वसीय क्वांटम संख्या का मान कितना होगा, इतना दे रखा मान 3 दे रखा है तो 0 से स्टार्ट हो जाओ, 0 1 2 3 4 हो जाएंगे। n बराबर 2 दे रखा है तो 0 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, इससे एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इसमें नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको m से डिनोट करती है अपने, ये क्या बताती है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या ये कक्षा के विन्यास को दर्शाती है, कक्षा के विन्यास को दर्शाती है। इसमें किसी उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या का ज्ञान होता है। ठीक है, कि उपकोष है, उपकोष के अंदर कितने कक्षक है ये कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या बताता है। देखो इसमें इसके मान कितना होते हैं, -l से लेकर +l तक होते हैं। क्या इसको कह सकते हैं, 2l + 1। इसमें भी एक संबंध याद रखना आप, m की वैल्यू कितनी होती है, 2l + 1 होती है। ठीक है, 2l + 1 होती है, ये संबंध याद रखना। यहाँ से अपने l की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो कितना होता है, 2l कितना हो जाएगा, m-1 हो जाएगा, और l कितना हो जाएगा, m-1। ये इसके अंदर संबंध होता है, याद रखना। दिग्वसीय क्वांटम संख्या l है और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का संबंध याद रखना, l = m-1/2 या m बराबर 2l + 1 होता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, अगर गहराई थोड़ा पूछने की कोशिश करें तो द्वितीयक और याद रखना, इसके अंदर ये हो गया, कक्षा के विन्यास को दर्शाती है। ठीक है, इसका मान कितना होगा, द राइट पर्सन बन सकता है कि मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान कितना होता है, -l से लेकर +l तक होता है, और इसके अंदर 0 भी शामिल होता है, ध्यान रखना। -1 हो गया, 0 + 1 यहाँ तक इसका मान होता है। ये बताती है कि उस ऑर्बिटल के भीतर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में मौजूद होगा। ठीक है, जैसे l बराबर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, p ऑर्बिटल हो गया। l 1 का मतलब क्या,
p ऑर्बिटल हो गया, l बराबर 0 तो s ऑर्बिटल हो गया। इसका मतलब क्या, m के वैल्यू कितनी हो जाएंगे यहाँ पर, -1 है, 0 और +1 हो जाएगी, 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर देखिए l बराबर 0 है, इसका मतलब क्या, m इक्वल क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक संख्या 0 हो जाएगी। ये किसको बताएगी, s उपकोष को बताएगी। l बराबर 1 है तो m के मान कितने कितने आ जाएंगे, -1 से स्टार्ट हो जाएगी, माइनस जितनी दे रखी है वैल्यू, जैसे एक वैल्यू दे रखी है m, l बराबर अगर 1 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, m कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1 0 और +1 +1 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। l बराबर 1 है, m बराबर -1 0 +1 हो जाएगा। l बराबर 2 है, m बराबर कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 हो जाएगा। l बराबर 3 है तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हो जाएगा। इस प्रकार ये उपकोष बता देगा, SPDF उपकोष आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा याद रखना आप। नेक्स्ट देखो, इसमें जैसे स्पिन क्वांटम संख्या है, चक्रीय क्वांटम संख्या है, ये क्या बताता है, स्पिन क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा को बताती है, यानी कि चक्कर की दिशा को बताती है। दक्षिणावर्त चक्कर कर रहा है या वामावर्त चक्कर कर रहा है, इसकी दिशा कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम संख्या बताता है। क्या है, एस बताती है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन दो मान से हो सकता है, जैसे एस बराबर +1/2, यह दिशा में घूम रहा है, ठीक है, जिस दिशा में चला उस दिशा में घूम रहा है। और एस बराबर -1/2, यह विपरीत दिशा में घूम रहा है, विपरीत दिशा आ जाएगी। और स्पिन क्वांटम संख्या यह बताती है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन उसकी स्पिन दिशा अलग अलग होती है। एक का स्पिन +1 होता है, दूसरे का स्पिन कितना होता है, यानी कि चक्रण किस प्रकार होगा, -1/2 होता है। एक कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी स्पिन या चक्रण किस प्रकार होगा, एक दक्षिणावर्त घूमेगा और दूसरा वामावर्त घूमेगा। कौन बताएगा, स्पिन क्वांटम संख्या बताता है, ये याद रखना। एक उदाहरण के लिए, यदि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का स्पिन +1 +1/2 होगा, दूसरे का कितना होगा, -1/2 होगा। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चन अगर मैंने क्वांटम संख्या के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न बनेगा, ठीक है, या एक अकेले में दे दे आपको या इकट्ठे दे दे भी, इसका मिलान कीजिए। इस प्रकार के देखो, इलेक्ट्रॉन का अपनी कक्षा पर दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमना, यानी कि ये कौन सी प्लस वाली दिशा और माइनस वाली दिशा, अपनी दिशा में घूम रहा है या विपरीत दिशा में घूम रहा है, कौन बताएगा, चक्रीय क्वांटम बताता है। तो इसका क्या हो जाएगा, चक्रण क्वांटम संख्या हो गया। ठीक है, यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त करेगा। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा को कौन बताएगा, ऊर्जा और स्थिति को व्यक्त कौन करता है, मुख्य क्वांटम संख्या करता है। ये अपने पढ़ा है, मुख्य क्वांटम संख्या। और यह कक्षकों के अभिविन्यास है उनको व्यक्त करेगा। कौन करेगा, कक्षकों को अभिन्यास को चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या क्या करती है, कक्षकों के अभिन्यास को व्यक्त करती है। तो यह उपकोष को व्यक्त करेगा। उपकोष को कौन व्यक्त करेगा, दिग्वंशी क्वांटम, दिग्वंशी क्वांटम संख्या उपकोष को व्यक्त करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, CADB, ये 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है या आपको अलग अलग दे दे, ये दे दे कि इलेक्ट्रॉनों का अपने कक्ष अक्ष पर दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमना, निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्या है। 4 ऑप्शन आपको ये मिल जाएंगे, इसमें से आपको देखना है कौन सा उपयुक्त होगा। इस प्रकार के ये प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अलावा जो प्रश्न बनेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है अपना, पहले चैप्टर में अपने 2 चीज अपने और रहेगी। कौन कौन सी है, जैसे मोल संकल्पना है, ये पढ़ेंगे। इसके बारे में रासायनिक सूत्र कौन कौन से बन रहे हैं, ये इनसे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे और अब की बारी भी आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छी तरह से अपने क्वेश्चनों के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। तो तब के लिए धन्यवाद, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।